नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं डायलॉगस और उस पर प्रोग्राम देख रहे हैं आप स्याह सफेद। इस देश में हर रोज हम लोग बड़े बड़े आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते हैं, उस पर मनन करते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारे साथ मेहमान होते हैं और फिर हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर्पस यह है कि हम आपको वो पक्ष दिखाएं किसी भी विषय का जो आपको बाकी जगह देखने को नहीं मिलता। आज हमने एक ऐसा विषय उठाया है जो इस देश की राजनीति से जुड़ा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उसकी फंडिंग से जुड़ा हुआ है। इस देश में उसके चुनाव के एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ है। भारत के चुनावी लोकतंत्र में लोग आप हम सब लोग मानते हैं कि लोकतंत्र का उत्सव भारत में मानते हैं, माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन ये उत्सव क्या बेहद महंगा होता जा रहा है। आज के अखबारों में खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024-25 में लोकसभा और असेंबली के चुनावों के लिए करीब 3,335 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने ऑडिट रिपोर्ट में बताया है। साल क्या सवाल ये भी है कि क्या लोकतंत्र अब इतना महंगा हो गया है कि हर कोई इसमें बराबरी से शिरकत नहीं कर सकता? चुनाव जीतने की क्या एक कीमत अदा करनी पड़ती है? कार्यक्रम की शुरुआत इस से ही शुरू करेंगे हम लोग कि जैसे खर्चे क्या क्या होते हैं, एक बार जरा निगाह डालते हैं। खर्चे ये होते हैं कि रेडियो है, रैलियां हैं, हेलीकॉप्टर है, सोशल मीडिया का आजकल एक बाजार बना हुआ है, डेटा एनालिटिक्स है जो एक नया एपरेटस टूल बन के उभरा है पिछले 10 सालों में। आप देखेंगे तो डिजिटल वॉर रूम है, इन्फ्लुएंसर्स हैं। चुनाव लड़ना राजनीतिक नहीं बल्कि एक समझिए एक तरह का कॉरपोरेट स्तर का एक ऑपरेशन बन चुका है। आज चुनाव जीतने के लिए विचारधारा की जरूरत बिल्कुल नहीं है, शायद पैसा ही सबसे जरूरी आइटम माना गया है। अब आपको दिखाना ये पड़ेगा कि क्या हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय चिंता का विषय है, क्या राष्ट्रीय मुद्दे का विषय है, और अगर ऐसा है तो क्या इस पर कितने जल्दी, कितनी कैसी इमरजेंसी सिचुएशन में सोचने की जरूरत है सरकारों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा। अभी आप जैसे जैसे हम लोग बात करते हैं कि कितना खर्च हुआ है, कौन सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है, और उसमें से इस देश की कौन कौन सी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं। बड़ी पार्टियों के पास संसाधन है, कॉर्पोरेट फंडिंग है, उनके पास नेटवर्क है। छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय दल और जो राजनीतिक विकल्प उनके पास है वो पीछे छूट जाते हैं। हम लोग इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो आज खास मेहमान हैं, लेकिन एक लाइन कह के उनके पास हम लोग चलते हैं कि जब चुनाव में पैसा सबसे ऊंची आवाज बन जाए तो समझिए कि लोकतंत्र बराबरी में नहीं रह जाता। कम से कम मैं तो ऐसा ही मानता हूं। हमारे साथ दो आज खास मेहमान हैं। सार्थक बागची साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अंशु नेथानी है जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम लोग सीनियर अंशु और हम लोग साथ काम कर चुके हैं। अंशु, आपने ये खबर देख ली, इसका मुआयना भी आपने किया, उसकी डिटेलिंग में भी आप जा चुके होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। महंगे चुनाव छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को हतोत्साहित करते हैं, कम से कम ये तो माना ही जा सकता है। वोटर के पास क्या विकल्प रह जाते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि ये जब खबर आपने देखा, आपने देखी, फिर आप क्या सोच रहे हैं, क्या है ये? देखिए, जब से चुनाव हो रहे हैं, हम बात करें अगर अपने देश की भी, तो चुनाव होने के जब से हो रहे हैं, मतलब कि आजादी के बाद से 20 वर्षों के बाद आप ये मान लीजिए कि 60s और 70s के दौर से ही हम ये बात कर रहे हैं कि जब धीरे धीरे चुनाव के अंदर पैसे का खेल आने लगा, जब पैसों से वोटर्स को लुभाने लगे और उसमें जब चंदे का खेल आने लगा, जो बिजनेसमैन है, जो कंपनियां हैं, वो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए चंदा देने लगी और चंदे से चुनाव लड़े जाने लगा और धीरे धीरे पैसे का बोलबाला बढ़ता चला गया। और जी। अब देख रहे हैं कि इस सदी में, यानी कि 2010 के बाद से और 2014 के बाद से अगर खास तौर पे बात की जाए, जिस तरह से चुनाव होने लगे हैं पूरे एक कॉरपोरेट रूप से, हमने तो ये जी। देखा 2014 से जिस तरीके से प्रशांत किशोर उतरे और आईपैक जैसी कंपनियां आई और चुनाव को एक पूरा एक बिजनेस मॉडल की तरह से लड़ा गया और उसमें सफलता भी देखी गई और इसमें पैसे का एक बहुत ज्यादा बड़ा बोलबाला रहा। तो पैसा तो हमेशा से ही चुनावों को प्रभावित करता रहा है, लेकिन एक फिर भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहा करती थी
कि अगर कोई बड़ा दल है या कोई पैसे वाला है तो अगर वो एक सेट अमाउंट लगा रहा है तो एक निर्दलीय या छोटा भी कुछ उससे कम राशि में भी, यानी कि वो इतना बड़ा अंतर नहीं होता था कि वो लड़ने की सोच ही ना पाए या डर जाए। आज जी आप देखिए, अगर एक पार्षद का भी चुनाव लड़ा जा रहा है, एक एमएलए का भी चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इतना बड़ा खर्च है उसका, इतना ज्यादा पैसा चाहिए कि जो कोई अगर एक सिंपल बैकग्राउंड से है या कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है, वो तो सोच ही नहीं सकता है कि वो जी। इतना पैसा कहाँ से लाएगा। तो ये हम्म। जो सारी तस्वीर है 2010 और 14 से, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा बदली। और आज जी। जो है वो कोई एक लेवल मतलब प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है। और जी। हमने देखा कि जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड की चीज आई, उसने इन चीजों को और बढ़ाया। हालांकि 2024 के बाद कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक करार दिया, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसमें कुछ पता नहीं चल रहा था, जनता को पता नहीं चल रहा था कि चंदा कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है। और लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनको पता चल रहा था, और बड़े स्तर पर बात हुई कि बात ऐसी हो रही है कि चंदा दो और धंधा लो, यानी क्रॉनी कैपिटलिज्म के सहयोग से राजनीतिक गठजोड़ होने से जो एक आम मतदाता है या एक लोकतंत्र की सही जो तस्वीर उभर के आनी चाहिए, उसके हम्म। ऊपर कहीं एक प्रतिबंध लग रहा था, कहीं एक रोक आ रही थी, और एक जी। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही थी। और अभी भी जो ये आंकड़े आए हैं, आपने बताया, उसके बाद जी। 2024 के बाद जब ये आया कि अब ये बॉन्ड्स, ये जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। हालांकि उसको लेकर कौन जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पाई, और न ही वो पैसा वापस आ पाया, और न ही बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उसके बाद जो अब ये ट्रस्ट के माध्यम से, इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से जो अब पैसा दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, मुझे हम्म। लगता है उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अभी भी नजर नहीं आ रही है। इसको मैं ऐसे कहूंगी कि चलिए, ये अंशु अंशु मतलब अंशु अंशु मैं ये कह रहा था कि जो आपने देखा आज अखबारों में खबर है कि 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका उसने ऑडिट रिपोर्ट में कहा है कि साहब हमारा 2024-25 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन और जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें 3,335 करोड़ के आसपास उसका टोटल स्पेंडिंग है, इतने एक्सपेंसेस हैं। हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि वोटर को नागरिक नहीं उपभोक्ता की तरह देखा जाने लगा है, जो पिछले कई इलेक्शन से अब देखने को मिल रहा है। मतलब 10-15 साल से तो ऐसा अनुभव लोग कर ही रहे हैं। माघे चुनावों का एक अपना एक ऑरा होता है, माघे चुनावों का अपना एक असर होता है, आप समझते हैं इस बात को। नीतियों की जगह आप कहें ब्रांडिंग है, नारों की जगह प्रचार है, और बहस की जगह जो है बहुत ही इमोशनल मार्केटिंग हावी हो जाती है। इन सब पैसों के खर्च करने के बाद जो मैंने कहा, ये सब फॉलो करना पड़ता है। क्या कहते हैं आप? मैं कह रहा था कि जो जी। आज सुबह के अखबार में जो खबर आई थी वो एक सिम्टम है इस डिजीज के दिखाने के लिए कि लोकतंत्र पे पैसे की किस तरह से हावी होता जा रहा है, पैसे की जो राजनीति, और किस तरह से एक जो अंशु जी भी कह रही थी, मैं उनसे सहमत हूँ कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड को हम देख रहे हैं कि बड़ी ही सहूलियत और बड़ी ही आसानी से इंस्टीट्यूशनली ही इसको अनइवन किया जा रहा है। और इस जो मतलब देखिए हमारे मतलब ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आने के बाद से ही नहीं, इसके पहले से भी ये हो रहा है कि कॉरपोरेट जो डोनेशंस है और कॉरपोरेट फंडिंग है पॉलिटिकल फाइनेंस के लिए, पार्टियों के लिए, उसमें हम इंदिरा गांधी के समय से ही देख रहे हैं कि किस तरह से कॉरपोरेट का जो एक बढ़ चढ़ के पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो चंदा देने की जो रीति है वो उसकी किस तरह से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक गवर्नमेंट ने इस तरह के ट्रांसपेरेंसी को हटाने के लिए या फिर ट्रांसपेरेंसी को दूर रखने के लिए। बागची साहब, बात वही है ना बागची साहब की। आप इलेक्शन को देखिए, बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात सबकी है। बात इसमें इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन की है, बात इसमें सरकार के दोबारा चिंतन करने की है। मतलब इलेक्शन प्रोसेस को आपने हम सब ने मिलकर इतना महंगा कर दिया है, जिसमें मान लीजिए जो सत्ता में है वो ज्यादा खर्च करेगी, जो सत्ता में है वो नहीं खर्च करेगी। ऐसे में आप जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सभी स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो जहां एक दल इतना पैसा खर्च करेगा, वहां आप बाकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाकी रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल नहीं रहेगा, और एक टोकनिज्म ही होगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अब ये जो बीएमसी का इलेक्शन हुआ, ठीक है, जी। अभी
पिछले हफ्ते ही जो बीएमसी का इलेक्शन हुआ उसी में आप देख लीजिए कि बाकी पार्टियों ने किस तरह से कंप्लेन भी किया है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने अपनी मतलब जो है नाराजगी भी जाहिर की है, और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी, हम देख रहे हैं कि मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ, मुंबई में मतलब मेरा घर है, तो मैं देख रहा था कि वहां पे किस तरह से न्यूज़पेपर में ऐड है, किसी भी न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल आप देख लीजिए, उसमें प्राइम टाइम पे बीजेपी के एड्स चल रहे हैं। तो एक हम देखते हैं कि किस तरह से एक पार्टी जो सत्ता में काबिज है, और सत्ता में काबिज होने के साथ साथ सारा मतलब एक तरह से देखा जाए तो 90% ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग उन्होंने अपने पास में जमा कर रखी है, तो उसको हम देख रहे हैं कि वो अपना प्रचार भी उस तरह से कर सकती है। वो पूरा जो एक मीडिया पे जिसको कहते हैं ब्लिट्सक्रीग, उस टाइप का एक मार्केटिंग कैंपेन भी कर सकती है, अखबारों में एडवर्टीजमेंट देने से लेके होर्डिंग्स वगैरह सब कुछ देना। तो इसका हम ये बहुत ही ज्यादा अनइवन होता जा रहा है प्लेइंग फील्ड, और इसके बाद तो फिर चुनाव एक तरह से एक टोकन ही रह जाएगा। जैसे कि इस बार बीएमसी इलेक्शन में ही हमने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 68 से लेके 69 जो कंटेस्टेंट्स थे या कैंडिडेट्स थे वो निर्विरोध जीत गए, सॉरी निर्विरोध मतलब अनकंटेस्टेड जीत गए। और इसको हम डेमोक्रेसी में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि देखिए कितना अच्छा है। 68 मतलब जो है कॉर्पोरेटर्स है बीएमसी में इस बार, जो कि इलेक्शन बीएमसी नहीं सॉरी लोकल बॉडीज में महाराष्ट्र के, जो कि बिना किसी इलेक्शन के ही जीत गए। इसके पहले हमने देखा था सूरत में जो एमपी है वो बिना इलेक्शन के जीत गए। हालांकि हम देख रहे हैं कि पार्टियां में प्रेसिडेंट भी बिना इलेक्शन के जीत रहे हैं निर्विरोध, पर वो पार्टीज का इंटरनल मैटर है। पर एक डेमोक्रेसी में जब इलेक्शंस किया जा रहा है, जो कि जनता के पैसे से इलेक्शंस किया जा रहा है, सिटीजन्स को इन्वॉल्व करके इलेक्शंस किए जा रहे हैं, और वो डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को एक हक है कि इलेक्शन हो, उनको वोट डालने का अधिकार मिले। और ये तो एक लोकतंत्र के साथ मजाक ही हो रहा है ना, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अनइवननेस जो है। आपने बागची साहब जैसे मेरे मन की बात कह दी। आपके सवाल से स्विच करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। अंशु, जो बागची साहब ने कहा उसका अर्थ ये होता है कि जब चुनाव पैसे से जीते जाते हैं, तो सरकारें किसके प्रति जवाबदेह रहे, किसके प्रति जवाबदेह होती है? वोटर या फंड देने वालों के? देखिए, ये तो साफ नजर में आ रहा है कि जब पैसे से चुनावों को खरीदा जा रहा है या उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है या उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सीधे तौर पर बिहार में भी चुनाव हुए थे तो किस तरह से पैसा बांटा गया, महिलाओं को वहां 10-10 हजार रुपए बांटे गए और चुनाव आयोग वहां कुछ नहीं बोल रहा था। और यही बीएमसी चुनावों में देखा हमने कि बहुत तमाम तरह के आरोप लगे कि 15-15 हजार तक बांटे गए हैं और करोड़ों रुपए बांटे गए हैं। और ये कहाँ से बांटे जा रहे हैं, कहाँ से ये चंदा आ रहा है, वो सब जान रहे हैं। अभी जो आप ये आंकड़े बता रहे थे, चाहे अब ट्रस्ट के जरिए भी जो आए हैं, पैसे आए हैं, अभी वर्तमान में 19 जो है इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं, जिसमें अब ये नई व्यवस्था कर दी गई है कि चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो बॉन्ड में ये भी नहीं था, लेकिन जो अब रिपोर्ट चुनाव आयोग ने दी है उसमें 9 ट्रस्टों की कुल 3,811 करोड़ रुपए का योगदान है, जिसमें केवल बीजेपी को ही 82% जो है वो फंड गया है, यानी 3,112 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को मिल जाते हैं। कांग्रेस को 8% यानी 2,099 करोड़ मिल रहे हैं और बाकी केवल 10% बाकी दलों को मिल रहा है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बच ही नहीं सकता है कि जब सत्ताधारी जो दल है उसको जो है अधिकांश पैसा मिल रहा है, और ये सिर्फ ट्रस्ट के जरिए है। जबकि अब ऐसा है कि ट्रस्ट में केवल ये नहीं कि ट्रस्ट में जो वो है उन्हीं देंगे, उसके अलावा भी दान कई तरीके से दिया जा सकता है, जिसमें कि आप चेक से, डीडी से और कई माध्यमों से दे सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि ये बात कुछ वैसी ही है कि नई बोतल में वही पुरानी शराब है। मतलब इस चीज को अभी भी टैप करने के लिए कोई भी कानून सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगी कि बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन होम डिलीवरी घर घर हो रही है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि हर चीज को छुपाने के लिए चीजें आ जाती हैं। जैसे कि दल बदल कानून भी था तो पहले ये मुश्किल थी कि जैसे कि 2/3 को आना पड़ता था, तब वो होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है,
पैसों के ही बल से, इन्हीं चीजों के बल से पूरी पूरी पार्टी में विभाजन करा दिया जा रहा है और पार्टी को ही नई शक्ल दी जा रही है, कौन असली कौन नकली, और वो चीजें न्यायालय में पहुंच करके पार्टी में विभाजन करा के अंशु अब अंशु सीधे मैं ये कह रहा हूँ कि उसी अगर ये तरीके इतना बड़ा खतरा है, इतना जी बड़ा मेनेस है, तो इस देश की सारी पार्टियां सरकार पर दबाव डाल के कंसेंसस कायम करके या सबके कंसेंट से एक ऐसा क्यों नहीं तय करती जिसमें सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो और जिसमें से सबका हित जिससे सधे। कोई इस पे बात ही नहीं करता, मतलब सरकार भी बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी भी बात नहीं करती और इस देश की बाकी पार्टियां भी बात नहीं करती हैं। देखिए, फिर एक बात किसको तो हमें जी बिल्कुल पवन जी, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि चंदा तो सभी पार्टियों को मिलता है और सभी पार्टियां चंदा के ही बदौलत चलती हैं, कम और ज्यादा। लेकिन बात यहाँ हो रही है कि एक जो है सत्ताधारी दल को इतना ज्यादा मिल रहा है और बाकी को जो है वो इतना कम मिल रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बचा रह गया है और पैसे के ही बल पर चुनाव हो रहे हैं। और जब सत्ताधारी जो दल है वो कंपनीज के साथ जो क्रॉनी कैपिटलिज्म करके अगर वो उनके पैसे के बल पे चुनाव लड़ रही हैं तो जाहिर तौर पर है कि वो उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगी। हम देखते हैं कि जिस तरीके से बीएमसी में भी चुनाव हुए हैं वहां पर कैसे पॉलिसीज इन्फ्लुएंस हो रही हैं, कैसे जो सारा बिजनेस है किसी एक कंपनी को मिल जा रहा है, उनकी मोनोपोलीज हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये हमने देखा कि किस तरीके से ईडी और इन सब चीजों का भी एक प्रयोग करके कंपनीज पर भी इस तरह का दबाव है कि वो कहां अपने फंड्स दें। और यही वजह हो रही है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी को ज्यादा फंड मिल रहा है। दल तो हर कोई चाहता है, टीएमसी को भी ठीक है चंदा मिलता अंशु है और उनको भी चंदा मिलता है। आप कह रहे हैं कि ये पार्टीज क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं? जी ये चीज तो जरूर कई बोल ही रही हैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है, कांग्रेस है। अभी लास्ट समय में जो है अजय माकन ने बहुत पार्लियामेंट में अपनी जो स्पीच दी थी वो उन्होंने इस बात को उठाया ही था कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। 2009 में बीजेपी के पास 150 करोड़ रुपए थे और कांग्रेस के पास 221 करोड़ रुपए थे। और 2024 में हम देखते हैं कि वो 99% का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। बीजेपी के पास 10,107 करोड़ है और कांग्रेस के पास 133 करोड़ मात्र है। तो आपने कहां लेवल प्लेइंग फील्ड रहने दिया? अपने मेन ऑपोजिशन पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है और उसी वक्त उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है इनकम टैक्स की, उनके खाते भी सीज हो जाते हैं। ये तो अब ट्रस्ट वाला जो बाद में आया है उससे तो केवल यही हुआ है कि इसी से अंशु पीसीआई जुड़ा को हुआ एक सवाल बताना है, उसके बाद बागची साहब की तरफ जाएंगे। इसको आप ऐसे समझिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अभी जब आप ये बात कह रही हैं तो मेरे मन में एक सवाल आया जो आपसे पूछूं कि आज का जो भारतीय लोकतंत्र है, छोटे दलों के लिए, बाकी जो छोटे छोटे राजनीतिक विकल्पों हैं उसके मतलब वो उनके लिए रास्ता बंद होता जा रहा है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं या उनका रास्ता नैरो डाउन होता है? उनके रास्ता बहुत संकरा बन चुका है। मुझसे पूछ रहे हैं? अगर मैं बताऊं इसका उत्तर भी तो प्लीज। हाँ, ये तो मतलब जो भारतीय जनता पार्टी है उनका तो ये घोषित नारा ही है। महाराष्ट्र में उनका एक घोषित है 100% भाजपा, 100% भाजपा, राइट। तो एक तो ये कहना ही चाह रहे हैं, उनका तो एक डिक्लेयर्ड मोटो है कि सारी पार्टियों की जगह 100% भाजपा, वो महाराष्ट्र में उन्होंने डिक्लेयर किया है। एक मतलब एक ऑब्जेक्टिव है, उनका मिशन है और उसी की तादाद पे बढ़ रहे हैं। जिन्होंने जैसे उन्होंने शिवसेना को भी तोड़ा है और उसमें भी उन्होंने ये किए हैं। पर हम देखते हैं कि पार्टियां भी क्यों हो रही है इसमें, वो एक देखने की बात है, राइट, कि पार्टियां आजकल क्या हो रहा है। आप देखिए कि स्टेट जो रीजनल पार्टीज है वो बेसिकली फैमिली ओन्ड एक एसेट्स बन चुकी है, जो कि एक फैमिली या फिर एक लीडर उनको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर एक परिवार चला रहा है। तो पार्टियां भी प्राइवेट एंटिटीज की तरह अगर बिहेव कर रही है, जहां पे मूवमेंट बेस्ड पहले डोनेशन होता था, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी को लीजिए या फिर कम्युनिस्ट पार्टी को लीजिए, वहां पे डोनेशन आते थे, लोग मेंबरशिप लेते थे, लोग चंदा देते थे और 20-20 हजार का जो लिमिट था पहले जो चंदे के लिए, तो लोग 19,000 रुपए के या फिर 5,000 रुपए 10,000 रुपए के चंदा देते थे। पर अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अंशु जी ने भी कि क्रोनी कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट किस तरह से इसको ये करिए, क्योंकि पार्टीज का भी एक जो अंदर का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो डीके होता जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि सारी पार्टियों ने बेसिकली मिलके ये डिसाइड भी किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के बाहर रखने का।
अभी भी अगर देखते हैं कि ईसीआई का जो जो नियम है ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो लिमिट्स होती है पॉलिटिकल फाइनेंस की, वो हम देखते हैं कि पार्टीज को एक खुली छूट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसा खर्चा कर सकती है इलेक्शन कैंपेन में, जबकि कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके ऊपर में लिमिट्स है। तो इसको भी जरूर देखने की ये है, क्योंकि अभी आप आज का जो बात है न्यूज कि भाजपा ने इतना डिक्लेयर किया है, पर इसके भी देखिए कि ये जो रूल है इलेक्शन कमीशन का कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना ऑडिट देना पड़ेगा, इसमें भी आप ये देखिए कि इसमें कोई एक्सटर्नल ऑडिटर उसको ऑडिट नहीं करता है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको ऑडिट नहीं करती है। तो पार्टीज बागची साहब, क्योंकि आपने 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 इलेक्शन कमीशन का नाम ले लिया, मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या जो चुनाव आयोग द्वारा जो तय खर्च की जो सीमा है, जो चुनावों में वास्तव में लागू एक्चुअली होना चाहिए, उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, क्या वो सिर्फ एक कागजी व्यवस्था है? अभी चुनाव आयोग अगर देख भी लेगा कि साहब इतना खर्च हुआ है, तो वो क्या कर लेंगे? चुनावों के दरमियान जिसकी जो जो एक सीमा वो तय करते हैं, उस पर निगाह रखना क्या बड़ा मुश्किल काम है? देखिए, मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि पिछले चुनावों के बारे में भी, अगर बहुत सारे पिछले जो चुनाव आयुक्त रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उन्होंने भी इसमें लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इस तरह के उन्होंने फ्लाइंग ऑब्जर्वेशंस और फ्लाइंग स्क्वाड्स और ये सब बहुत सारी चीजें उन्होंने इजाद की थी, जिसमें कि इसमें काफी सख्ती से चेकिंग और मॉनिटरिंग की गई है, और ये काफी हद तक कम किया गया था पहले भी। और अगर चुनाव आयोग मुस्तैदी से इसको चेकिंग और ये निगरानी करे तो इसको किया जा सकता है कंट्रोल। पर आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो एमसीसी है, उसमें ना ही सिर्फ खर्चे का, बट आप इसको देखिए ना कि किस तरह की एडवर्टाइजमेंट्स हो रही है, किस तरह का एक मतलब पार्टीज को, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, पॉलिटिकल जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनको पूरा फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दे को मिल जाता है साइलेंट पीरियड में। तो एक हमने देखा था कि एक अचानक से एक टीवी चैनल आ गया था 2014 या 2019 के चुनाव के पहले, रेडियो में एड्स आ जाते हैं। तो इस तरह का जो एक ब्लेटेंट डिसरिगार्ड ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको भी चुनाव आयोग ठीक से नहीं ले रही है। आप देखिए, मतलब बिहार का चुनाव जब हुआ था तो इलेक्शन के पहले दिन तक, एक दिन पहले तक लोगों को पैसा दिया जा रहा था। हालांकि इसमें मैं ये कहूंगा कि दो तरह के पैसे बांटने हैं। एक है फॉर्मली पैसा बांटना, जो कि स्टेट पॉलिसी के अनुसार बांटा जा रहा है और सबको बांटा जा रहा है, वो यूनिवर्सलाइज है। और दूसरा है जिसको हम कहते हैं कि वो कत्ल की रात में थोड़ा सा बिरयानी और शराब के लिए पैसे, वो छुप छुप के होता है, वो इनफॉर्मल है और वो इलीगल है। और ये वाला जो है पूरा सबको बांटा जा रहा है, तो वो लीगल है। पर फिर भी लीगल में भी आप देखिए कि किस तरह से नियमों को धज्जियों पे उड़ाते हुए, या फिर एमसीसी की धज्जियां उड़ाते हुए नियमों को ताक पे रख के, और चुनाव आयोग ने उसको होने दिया बिहार में कि पोलिंग बूथ पे जाने के एक दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक महिलाओं को खाते में 10,000 रुपए मिल रहे थे, जबकि ये कभी नहीं होता है, आज तक ये अनहर्ड था। तो ये सुनिए, इसको मतलब इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं तो द बक स्टॉप्स विद द इलेक्शन कमीशन। हाँ, तो मतलब कागजी व्यवस्था है। अंशु, क्या महंगे चुनाव जब इतने महंगे हो गए हैं, जहां पे पार्टियों को लगता है कि जो जो सबसे आगे है वो सबसे ज्यादा पैसा खर्च करेगा, तो सबसे ज्यादा उसकी मतलब अपर हैंड उसका रहेगा, ये एक हथियार की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता रहा है। क्या महंगे चुनाव लोकतंत्र में जनता का भरोसा कम करते हैं, कम करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी। बिल्कुल करते हैं। आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि वोट को भी खरीदा जा रहा है तमाम तरीके के लालच देकर। और वो लालच किस तरीके से दिया जा रहा है? जिस पार्टी के पास बहुत पैसा है, वो चुनाव से पहले ही, अब बिहार का तो हमने देखा था कि वो किस तरह से स्कीम में पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। और हर जगह इस तरह की स्कीम, जो वो लाडली बहना या कोई भी स्कीम्स हैं, वो क्यों इस तरीके से कर दिया जाता है? और पैसा जो आ रहा है वो इन कैपिटलिस्ट के ही माध्यम से आ रहा है, और वो फिर वो कैसे पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है, ये भी हम देख रहे हैं। कि आप इसको समझिए इस तरीके से कि अगर एक कोई कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगी, फला फला कंपनी ने 700 करोड़ का चंदा दिया सत्ताधारी पार्टी को, और उसको कुछ समय के बाद
43,000 करोड़ का बिजनेस या फायदा मिल रहा है, और ऐसा बहुत हो रहा है। और वो पॉलिसीज को भी कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमने देख रहे हैं, चाहे अभी अरावली का मामला हुआ था या तमाम तरीके के, कि बहुत सारी चीजों को ताक पर रख के, कानूनों को बदल करके कैपिटलिस्ट को और इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वोट को खरीदा जा रहा है। और एक तरीके से एक नेक्सस बन गया है जिसमें सत्ता, क्रॉनी कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट हाउसेस मिलके काम कर रहे हैं, जहां वोटर्स की अहमियत और लोकतंत्र की अहमियत को कम कर दिया जा रहा है। आज कोई एक ईमानदार व्यक्ति या कोई स्वतंत्र होके मैं या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ने के पास, एक कॉर्पोरेटर का भी चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है, आपके पास 10 करोड़ नहीं है, कम से कम। तो उसको ऐसा बना दिया गया, क्योंकि सामने जो बड़ा दल है, जो सत्ताधारी दल है, वो एक कॉर्पोरेट के चुनाव में भी इस तरह का पानी की तरह पैसा फूक रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? कंपनी से आ रहा है, और उसके बदले पॉलिसी चेंज से उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। चाहे ये अब ट्रस्ट का भी माध्यम बना दिया गया है, लेकिन ये भी, इसमें भी कई बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्या ये भी इतना ट्रांसपेरेंट है? क्या केवल चुनाव आयोग को जानकारी दे देने से कि पैसा कहां से आ रहा है, क्या केवल इसी से ही सब कुछ हो जाएगा? जनता को तो इसकी जानकारी मिल नहीं पा रही है उस ट्रांसपेरेंसी से। तो एक अनइवन, एक जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब नहीं रहा है, अनइवन प्लेइंग फील्ड बन गया है, और कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस बहुत एक तरीके से बढ़ रहा है पॉलिसी के अंदर। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल जो पावर है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर पर भी हम देख रहे हैं कि इसका असर पड़ रहा है, सेंट्रलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब जब चीजें होती हैं, एक वन पार्टी डोमिनेशन बढ़ रहा है, तो लोकतंत्र स्वतः प्रभावित होता है, जनता के राइट्स प्रभावित वन होते पार्टी हैं। की बात की आपने अंशु, वन पार्टी की आपने बात की। जी क्या ये नहीं ज्यादा पैसा खर्च करना, मुझे, आपने वन पार्टी की बात की, मैं तो, मुझे तो लगता है कि ज्यादा पैसा खर्च करने से ये ऑप्शन आप एग्जिस्टेंस का, उसके सर्वाइवल का अधिकार आप केवल गिनी चुनी पार्टियों को दे रहे हैं। 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी मैक्सिमम, जो स्मॉलर पार्टीज हैं उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल। रहेंगे ना, और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जब तक आपके पास स्टेक होल्डर्स नहीं रहेंगे तब तक आपके ऑप्शंस बिल्कुल नैरो डाउन होते हुए चले जाएंगे। तो तो बिल्कुल आप ये जो यही है देख रहे पैसा, हैं, पैसा भारतीय ये, राजनीति में जी बिल्कुल यही देख रहे 2 हैं कि 3 आज पार्टियों तक जो है, सीमित कर रहा है। बिल्कुल आज देख रहे हैं हम कि क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल खत्म कर दिया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि अब पैसे पे ही चुनाव हो रहे हैं और क्षेत्रीय दल इसमें थोड़ा पीछे हैं, तो वो जो एक उनकी आवाज है वो नहीं पहुंच पा रही। धीरे धीरे जो मैं यही बात कर रही हूँ कि चुनाव में अब ये क्षेत्रीय दल भी खत्म होते जा रहे हैं, इरेज होते जा रहे हैं, और राष्ट्रीय पार्टियों में भी अगर जो मुख्य विपक्षी दल है उसके पास कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आप 10,000 करोड़ से ज्यादा का अकाउंट में लेके बैठे और उनके पास मात्र 133 करोड़ हैं, वो भी आप उनको उस समय निकालने नहीं देते हैं, और आप इतने सारे पैसे का उपयोग करके चुनाव को सिर्फ पैसे से ही प्रभावित कर लेते हैं। हर चीज को, जैसे वो बता रहे थे कि अनअपोज जीत रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और जनता का वोट इस तरीके से खरीदा जा रहा है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे। पहले भी ऐसा होता था कि जब हम साउथ में देखते थे कि मिक्सी और सोने की चेन और ये सब दे करके साउथ के लीडर्स ने, ये एक जयललिता ने या कई जी अन्य जी लीडर्स जी ने जी ये चीजों जी को, ट्रेंड को उभारा था, लेकिन वो छोटी मोटी चीजों के जरिए था, और जी उसमें जो था कि कैपिटलिज्म का इतना बड़ा रोल नहीं था, वो एक तरीके से खाली जिसे कहना चाहिए कि फ्रीबीज का मामला ज्यादा था। लेकिन अब फ्रीबीज से निकल के क्रोनी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को खरीदने वाली, एक तरह से चुनावों को खरीदने वाली ये बात हो गई कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो आज चुनाव भी खरीद सकता है। तो ये जी सीधे सीधे तौर पर छोटी पार्टियों के लिए, लोकतंत्र के लिए, मतदाताओं के लिए, और इंडिपेंडेंट कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो जी उसके लिए तो बहुत खत्म ही है। तो एक जी हमारे चुनाव के सिस्टम में करप्शन एक तरीके से आ रहा है, हम ये देख रहे जी। हैं। चलिए, बागची साहब क्या, अंशु की बात को आगे बढ़ाते हैं। आप, क्या चुनाव जीतने के लिए पैसा संगठन से ज्यादा जरूरी हो गया इस देश में? जरूर, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी अगर हम एक ये भी देख ले कि मतलब पार्टीज किन लोगों को टिकट्स दे रही है, उम्मीदवारी किन लोगों को दे रही है, तो पहले हम देखते थे कि जिनका थोड़ा एक समाज में अच्छी छवि है, एक हम देखते थे कि जिनकी थोड़ी पैठ है समाज में, या फिर उन्होंने काफी सोशल वर्क किया है, ऐसे लोगों को पार्टियां ज्यादा मतलब ये चांसेस देती थी, या फिर उनको मतलब
ये प्रेफरेंस देती थी। पर अभी तो हम ये देख रहे हैं कि पार्टियां जो है, बहुत सारा रिसर्च इस पे आ चुका है ऑलरेडी, हमारा खुद का भी रिसर्च है जो कहता है कि अभी पार्टियां जो है धन बल वाले लोगों को ज्यादा ये देती है, क्योंकि ऐसे लोगों को चांस देती है चुनाव लड़ने के लिए जो कि एक तो खुद अपना चुनाव का खर्चा खुद निकाल पाए, और दूसरा वो पार्टी के लिए भी थोड़े चंदा वगैरह इकट्ठा कर पाए। और जैसे कि साउथ में अगर देखें तो ऐसे भी लोगों को टिकट मिलता है जो कि अगर एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके अंडर में एटलीस्ट 4 से 5 एमएलए का भी वो स्पॉन्सर कर दे, तो जो एक एक एमपी जो है वो कम से कम 500-600 करोड़ रुपए तो इलेक्शन में उसको लगाना है, ये गारंटी देनी पड़ती है, तभी उनको टिकट मिलता है। तो ये हम देखते हैं कि मतलब जिस तरह से एक लोकतंत्र में ओलिगार्काइजेशन हो रहा है, जिसको कि कुलीन तंत्रीकरण कहेंगे, कि जो जिनके पास पैसा है या फिर जो बिजनेसमैन है जो कि बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने कहीं कहीं अपने अपने धंधे से या फिर अपने गवर्नमेंट के करीब रह के उन्होंने जो कमाया है, उसको वो लोग खर्च करते हैं इलेक्शंस में और अपना पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने के लिए, और उसको खर्च करके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खर्च करते हैं ताकि उसको और ज्यादा बड़ा कर सके। हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया है। अंशु, मैं ये कह रहा था कि क्या किया जाए ऐसे में, क्या एक मतलब इससे क्या उपाय है, कैसे किया जाए जब सरकार चाहती नहीं, बड़ी पार्टी चाहती नहीं, बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं क्योंकि उनको भी फंडिंग मिलती है, तो लिहाजा यहाँ पे कंसेंसस में क्या किया जाए, इसका क्या तरीका क्या है? मुझे लगता है कि पवन जी, जब तक सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ईमानदार सोच लेकर नहीं आएंगी तब तक इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये आज से ये समस्या नहीं है, ये समस्या तो 40-50 साल से आती है और आज जो एक बहुत विकराल रूप में आ गई है। आज भाई अगर जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में फायदा उठा रही है, कल कांग्रेस थी, बिल्कुल कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कल भी कांग्रेस हो सकती है, तो वो चीज तो वही रहेगी कि चंदा चाहिए और वो पैसा से लेके करेंगे और उसका कोई ना कोई तोड़ भी निकाल लिया जाता है। तो जैसे कि अगर बॉन्ड खत्म हुआ, बॉन्ड में क्या था, उसमें तो बहुत ही ज्यादा घपला था, उसमें तो यहां तक की था कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको भी चंदा देने का अलाउड था, ये आप कैसे कह सकते हैं। और उसमें तो बहुत सारी चीजें थी, शेल कंपनियां बना ली जा रही थी, और जो एक कैप था कि आप अगर आपको 7.5% का नेट प्रॉफिट होता है तभी आप उस तरह से दे सकते हैं, लेकिन वो कैपिंग भी हटा दी गई बॉन्ड्स में। तो उसमें तो खैर बहुत ही ज्यादा खराब चीजें चल रही थी, लेकिन अब जो ये ट्रस्ट भी आया है, अब इस ट्रस्ट के जरिए भी अगर हम देख रहे हैं कि 80% या 90% सत्ताधारी दल को मिल रहा है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और सिर्फ पैसे का ही बोलबाला हो रहा है, तो उसका भी तोड़ निकाल लिया गया है, यानी तोड़ हर चीज का निकाल लिया जा रहा है। तो सबसे पहली तो चीज है कि हर राजनीतिक दल को, और जिसमें ज्यादा जिम्मेदारी बड़ी वो सत्ताधारी दल की रहेगी कि कैसे इस चीज को खत्म किया जाए और जनता के बीच एक ट्रस्ट भी तो बढ़े कि हाँ, कि हमको पैसे से नहीं खरीदा जा रहा है। अंशु, ये सवाल आपसे भी और ये सेम सवाल बागची साहब से, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको है, जनता को है या इस देश की राजनीति को है? राजनीति को है तो इसका मतलब दलों को है। आखिरी सवाल यही सवाल आपसे भी, यही सवाल बागची साहब से भी। मैं बोलूं? हाँ, आप बोलिए पहले प्लीज। जी नहीं आप बोलिए बागची साहब, आप बोलिए। बागची साहब आप बोलिए पहले। इसका सबसे नुकसान किसको है, जनता को है, राजनीति को है, मतलब राजनीतिक दलों को है? इसका सबसे ज्यादा नुकसान तो जनता को ही एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि देखिए राजनीतिक दल भी, मैं यही कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी अपने मुद्दे और अपने जो प्रिंसिपल से भी हटके एक फैमिली ओरिएंटेड फर्म्स हो गई है। तो अगर उनको एक रिवाइवल के चांसेस नहीं मिले तो सिमट के वो भी अपना अपना, पर उन्होंने इतना तो पैसा जमा कर लिया है कि उनके जनरेशन या उनके 2-3 जनरेशन आगे के निकल जाएंगी। अल्टीमेटली लॉस जो है वो वोटर्स का है, जो मतदाताओं का है, वो एक्टिव सिटीजन ना रह के उनको लाभार्थी, उनको ये जो बेनिफिशियरीज और उनको इस टाइप के अलग अलग टाइटल दिए जा रहे हैं, और उनको जो उनके अधिकार है, जो कि प्रश्न पूछने का या फिर डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी का जो अधिकार है, ट्रांसपेरेंसी का जो अधिकार है, वो सबसे वंचित करने की पूरी प्रक्रिया है। और बेसिकली अल्टीमेटली इसका जो एंड है, जैसे कि एक नोम चॉम्स्की ने कहा था कि स्पेक्टेटर डेमोक्रेसी, की इलेक्शन चलते रहेंगे, कार्निवल की तरह वो होते रहेंगे, एक मजमे की तरह मेला लगता रहेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस बन के रह जाएंगे, दर्शक बन के रह जाएंगे,
और वोटर बनके जो हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बस एक ऑडियंस की तरह उनको एक ट्रीट किया जाएगा, स्पेक्टेटर डेमोक्रेसी। तो मेरे हिसाब से तो इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु आपका जवाब। हाँ, मैं छोटे में ये जवाब देना चाहूंगी कि इसका असर जनता पे तो पड़ेगा ही, लेकिन जनता से ज्यादा हमारे ओवरऑल पूरे सिस्टम पर पड़ेगा, हमारे पूरे लोकतंत्र पर पड़ेगा। क्योंकि जब वोटों को इस तरह से पैसे से खरीदा जाएगा और प्रलोभन देकर खरीदा जाएगा और पैसे का इतना ज्यादा बोलबाला होगा, और जब ये समझ लिया जाएगा कि पैसे से ही वोट जेब में आ रहा है, तो वोटर्स की कीमत खत्म हो जाएगी, वोटर्स को कुछ करवाने का उनका अधिकार खत्म हो जाएगा, उनके वोट की कीमत नहीं रहेगी, जिससे वो ये शान से कहते थे कि इस बार अगर तुम सही नहीं करोगे तो अगली बार हम तुम्हें गद्दी से उतार देंगे। तो वो अधिकार वोटर्स के पास ना रहकर वो क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास और जो ये गठजोड़ है उसके पास चला जाएगा। तो इससे प्रभावित पूरा सिस्टम होगा कि जनता के पास वो अधिकार नहीं रहेगा। लोकतंत्र में अधिकार होता है जनता के पास, तो जनता के पास से ये अधिकार अब कंपनियों के पास, क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास, और अगर कहा जाए सत्ता के इस गठजोड़ के पास जा चुका है। तो वो जो है खत्म किया जा रहा है, खत्म हो गया है। ये सबसे बड़ा नुकसान है पूरे सिस्टम के लिए। हमारे देश का पूरा लोकतांत्रिक सिस्टम प्रभावित होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंशु, और बहुत बहुत शुक्रिया बागची साहब आपका भी। तो पैसे का जो बेजा इस्तेमाल आपके अधिकारों को कम करेगा, जो इस देश में वोटर्स हैं उनके अधिकारों को कम करेगा, उनके अधिकारों से समझौता हो सकता है। अब देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।